तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो वाह, बहुत बढ़िया। देखिए कितने सारे साथी जगह हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन था और महादेव जी ने हमारे साथियों पे कृपा बरसा दी। और जो एग्जामिनेशन गया है उनका फीडबैक आया है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आया है। प्रमोद जी आगे, वाह बहुत बढ़िया। तो मेरी आवाज़ शानदार तरीके से आप तक पहुंच रही है? जरा चैट बॉक्स में टाइप करके बता देंगे साथी। वाह, ये हुई ना बात। राजू नयन जी भी आ गए, वाह बहुत बढ़िया। तो राजू नयन जी कह रहे थे मुझे नींद न आए, नींद न आए ऐसा कह रहे थे। लेकिन आराम से सोइए क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा है। और आप जिस लगन और समर्पण भाव से मेहनत कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि भगवान जो शक्ति दी है आपको, जो स्मरण शक्ति दी है और जो यहाँ पर आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उसका पूरा लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। राजू नैन जी, मेरी बात पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है सर, प्रॉपर तरीके वाह, से पहुंच रही है सर, मजा आ गया शानदार ना, मजा आ तरीके गया से ना। पहुंच रही है। प्रमोद जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? तो हमारे प्रमोद भाई जो हैं चाय वाय की व्यवस्था कर लेंगे आज के सेशन के लिए, है ना? क्योंकि हमें तो हर समय जब भी मौका मिले उसका यूटिलाइजेशन करना है। वाह। तो आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होगा हमारे साथियों के लिए क्योंकि 25 तारीख को जिनका प्रमोशन एग्जाम है, 25 फरवरी को, तो आप देख लीजिएगा कि ये सारे सवाल जो हैं हूबहू आएंगे। और ये सवाल जो हैं अब अभी जैसे जो साथी लगातार पिछले 2-3 महीने से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन पर आज जो सवाल होंगे, यकीन मानिए कि ये जितने भी सवाल डिस्कस होंगे, ये हमारे सभी साथी बना लेंगे। तो ये सुन के कैसा लग रहा है राजू नयन जी? अच्छा लग रहा है? काफी सुखद एहसास हो रहा है सर, सुखद अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। ये हुई ना बात जबरदस्त। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कान ही आपकी पहचान है। और आप जो है शानदार तरीके से एक सफल इंसान बनेंगे इसी मुस्कुराहट के साथ। तो आज हम लोग सवालों पे चर्चा कर रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो आज प्रमोशन एग्जाम में आए हैं और हमारे धुरंधर साथी आज प्रमोशन एग्जाम देने के बाद बहुत खुश हैं क्योंकि वही सवाल आए हैं जो हम रिपीटेटिव मोड पे जो पिछले सेशंस में चर्चा किए हैं। और कुछ नए सवाल भी आए हैं। 5% नए सवाल होते हैं जिन पर आपको एक दिशा मिलेगी और एक इंडिकेशन मिलेगा कि हमको किस तरह से और अपने इंटरनल सर्कुलर में देखना चाहिए। तो चलिए, आप सभी का एक बार औपचारिक तौर से नमस्कार। आप सभी को, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखें जरा और कौन कौन साथी जुड़े हैं। राजू प्रकाश जी हैं? राजू प्रकाश यस जी सर, हैं? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार राजू नमस्कार। प्रकाश जी। डॉक्टर राजू प्रकाश, ये तो एकदम इतना पढ़ रहे हैं जैसे पीएचडी वीएचडी करते हैं ना। पीएचडी है। एग्जामिनेशन में तो पास हो जाएंगे, सफलता सुनिश्चित हो जाएगी और मेरे को लगता है वही हमारी असली सफलता होनी चाहिए, है ना राजू नयन जी और राजू प्रकाश जी? ये सब जो हैं आप जितने भी सवाल यहाँ पर आए हैं, ये सवालों का आंसर आप लोग देंगे, सवाल भी आप लोग पढ़ेंगे, मैं एक एक करके नाम भी लूंगा। तो मजा आ जाएगा, एक पार्टिसिपेटिव सेशंस होगा। तो रिकॉल क्वेश्चन है ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 एग्जाम डीबीजीबी। पूरे सारे सवाल आ गए हैं, मतलब 54-55 सवाल आ गए हैं, 55 सवाल आ गए हैं। हो सकता है हमारी चर्चा के दौरान 5 सवाल और आ जाएंगे, तो 60 के 60 सवाल आ जाएंगे। तो चलिए, महादेव भगवान की कृपा से आज हमारे साथियों का प्रमोशन एग्जाम जो है बेहतरीन गया। और उनको राजू जी मालूम है, उन्होंने लगा ही नहीं कि एग्जाम दे के आए। वो बोले सर हमको तो लगा ही नहीं कि एग्जाम दे के आए। आपके 2-2 3-3 घंटे सेशन पढ़ते थे, एक एक दिन में 100-100 सवाल, वहां तो गए और आ गए 2 घंटे में, पता ही नहीं चला। और सब बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत ही शानदार महसूस कर रहे हैं, उत्साही महसूस कर रहे हैं। अभी शायद कुछ साथी जुड़े भी होंगे तो उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन हो सकता है कई साथी सफर में होंगे, कई साथी सो गए होंगे खाना वाना खा के, क्योंकि जब एग्जाम से पहले तनाव होता है, इसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है। तो अभी चर्चा करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। वाह, मैं संत जी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो नहीं है अभी शिव संत जी। उनका फोन आया था, उनका फोन आया था प्रमोद जी, शिव संत जी का, और बहुत खुश थे वो। शिव संत जी हैं कि नहीं, अभी जुड़े नहीं है शायद यहाँ पर। वो तो एकदम पार्टी करने चले गए होंगे ना, वो तो है ना, चुने हुए सांसद हैं, उनका एग्जामिनेशन भी अच्छा गया है, तो पार्टी बनता है, नेताजी हैं।
तो यहाँ पर रिकॉल क्वेश्चन पे पहला सवाल लेते हैं। देखो, हो सकता है मे बी ऐसा हो सकता है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथी नहीं हो, क्योंकि वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये सारे सवाल दे दिए हैं। तो उनका शुक्रिया अदा करते हुए अभी जो जिनका प्रमोशन एग्जाम, उन साथियों का आह्वान करता हूँ कि इन सवालों को देखिए और सवालों को समझिए और अपने आने वाले तैयारी को पुख्ता करिए, और आप भी आनंद लीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, पहला सवाल देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYC-R? CKYC-R का फुल फॉर्म पूछा गया। इतना आसान सा सवाल है, जरा चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए जरा ये सवाल का जवाब। हाँ जी, बंधु कुमार जी हैं? बंधु जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर, कैसा नमस्कार गया सर। बंधु जी? आप आज आपका एग्जाम था ना? जी सर, बहुत बढ़िया गया। एकदम शानदार गया ना? बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये हुई ना बात। देखिए, मैं ना राजू नैन जी, बधाई दे दीजिए उनको, एक लाइन में बधाई दे दीजिए। ये बंधु कुमार जी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के हैं उनका आज एग्जामिनेशन अच्छा जी गया। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं बंधु जी, कि आप सफल हों। आने वाला जो आपका परिणाम होगा, सफलता आपको लेकर के आए। और शुभकामनाएं इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में साबित हो गए, और धन्यवाद इसलिए मैं दे रहा हूं कि आपने अपना क्वेश्चन साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे बहुत थैंक सारे यू सर। साथियों ने साझा किया है, विभिन्न विभिन्न साथियों ने साझा किया है, और लगभग 55 सवाल आ चुके हैं। 5 सवाल और आ जाएंगे। पहला सवाल था स्क्रीन पर आपके, देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYC-R? तो CKYC-R का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या है, कई जगह सिर्फ रजिस्ट्री होता है तो भी सही होता है, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है वो भी सही होता है, और पता नहीं यहाँ डबल R दिया था इसलिए रिकॉर्ड रजिस्ट्री सही होगा। बंधु कुमार जी, जरा इसका आंसर क्या आया था? रिकॉर्ड रजिस्ट्री था कि सिर्फ रजिस्ट्री था ऑप्शन में? सिर्फ रजिस्ट्री था सर। सिर्फ रजिस्ट्री था। हाँ, यही सिर्फ रजिस्ट्री जी एक्चुअल में सही है, लेकिन डबल R का इस्तेमाल किया गया था इसीलिए रिकॉर्ड रजिस्ट्री होगा, लेकिन अदरवाइज सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री ये सही है ना? ओनली रजिस्ट्री सही है। तो इसको जरा आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले एक एग्जामिनेशन में डबल R में रिकॉर्ड रजिस्ट्री आया था, लेकिन ये रजिस्ट्री ही सही है। रजिस्ट्री मतलब एक भंडारगृह होता है, सेंट्रल मतलब एक केंद्रीय भंडारगृह नो योर कस्टमर रिकॉर्ड को रखने के लिए। तो ये CKYC का फुल फॉर्म आया था। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये आया था, ये नया क्वेश्चन है सर राजू प्रकाश जी, क्वेश्चन ये सर नया एक है। सेकंड के लिए सर, हाँ जी, हाँ जी। ये कह रहा था सर कि सर आपको याद होगा कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का जब सितंबर में एग्जाम हुआ था सर, हम्म। तो उसमें जो CKYC का जो फुल फॉर्म आया था और उसमें जो ऑप्शन था वो हाँ रिकॉर्ड रजिस्ट्री था सर। हाँ, रिकॉर्ड रजिस्टर था, इसीलिए मैंने बोला इसमें दोनों हमारे दोनों साथी जो को। है गलत लगा करके आ गए थे। हाँ, दोनों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन चूंकि साथी बताए नहीं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्री दिया था, तो रजिस्ट्री सही होगा। सेंट्रल KYC अगर रिकॉर्ड रिकॉर्ड रजिस्ट्री। अगर रह गया सर तो उसमें मारना है सर। हाँ, रिकॉर्ड रजिस्ट्री मारेंगे, डबल R दिया है ना। अच्छा, ये सवाल जैसे देखिए, ये सवाल पढ़िए जरा राजू प्रकाश जी, सवाल पढ़िए आप। एकदम नया सवाल आया है आप स्क्रीन पर आप। What is the age for exemption senior citizen from filing income tax return age dash years and above? इनकम टैक्स एक्ट में एक रूल बनाया गया, और उस रूल के आधार पर सीनियर सिटीजन को उनके इनकम टैक्स फाइलिंग करने के लिए एजम्पशन दिया गया है। उनकी एज कितनी है ये पूछा गया, और ये जो शुरुआत की गई है 2021 से शुरू की गई है, 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स में ये शुरुआत की गई है। दरअसल 60 साल से ज़्यादा और 80 साल के जो होते हैं ना, उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं, और जब 80 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक चेंज किया है, अंडर सेक्शन 194P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, कि ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका एज 75 ईयर्स एंड अबव है, उनको जो है एजम्पशन दिया गया है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बशर्ते कुछ कंडीशन है। उनकी एज 75 ईयर से अधिक होनी चाहिए, वो रेसिडेंट होने चाहिए पिछले साल, और सीनियर सिटीजन हैज पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम ओनली, इंटरेस्ट इनकम एक्रूड अर्न फ्रॉम द सेम स्पेसिफाइड बैंक विच इज रिसीविंग हिज पेंशन। तो ऐसे जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 एंड अबव है,
उनको ये ITR फाइल करने के लिए एजम्पशन दिया गया है। ये याद रहेगा, ये थोड़ा नया लगा होगा, है ना राजू जी? यस सर, ये नया है। क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 से नया इंट्रोडक्शन किया गया। तो देखिए कैसे सवाल पूछ लिया, अभी तक ये सवाल नहीं आ रहा था। प्रमोद जी भी कहते हैं कि यस, वाह आज बढ़िया, जो है आज सब लोग जगे हुए हैं। एक्चुअल में जब भी मौका मिले तब पढ़ लेना चाहिए, है ना। मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ, पूरा टाइम यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन जब सवाल आए तो मुझे लगा कि आज सवाल डील कर लें, एक थोड़ी नई ऊर्जा रहती है। तो ये हुई अच्छी बात। 75 साल और ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको एजम्पशन होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बंधु कुमार जी, ये इसका जवाब सही कर पाए थे आप? ना सर, 70 साल दे दिए थे, गलत हो गया। ओके ओके, गलत हो गया। 70 साल काफी लोग दिए होंगे, क्योंकि 70 साल से ऊपर में क्या होता है ना राजू जी, राजू नैन जी को भी याद होगा, वो जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस देते हैं ना, वो अबव 70 ईयर्स को देते हुए हैं, तो उसमें वो क्लिक हो यस गया सर। होगा। अगला सवाल एकदम शानदार सवाल, देखिए ये सवाल पढ़िए जरा, राजू नैन जी सवाल पढ़िए ये। आप ही लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस राजू नैन जी। What is the transaction code for saving account MICR checks? ये ट्रांजेक्शन कोड पूछा है सेविंग अकाउंट का। अब देखो हमेशा जो है सेविंग अकाउंट का ज़्यादा पूछता है, लेकिन ये मल्टीप्लिसिटी चेक का पूछा गया। तो ट्रांजेक्शन कोड क्या होगा? 31 जो रहेगा ट्रांजेक्शन कोड। पहले क्या होता था, 10 होता था, जो मल्टीप्लिसिटी चेक नहीं होती थी, लेकिन अभी ये 31 हो गया। तो यहाँ पर क्या किया उसने, MICR चेक लिख दिया। तो MICR चेक तो जो न्यू स्टैंडर्ड वाले चेक हैं उनमें है, तो उनमें जो नंबर आ रहा है अभी 31 आ रहा है। तो सभी साथी जो हैं, विजय रजक जी भी उठ गए, आ गए, वाह बहुत बढ़िया। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है ना, ये आपके प्रमोशन एग्जाम में भी हूबहू आएंगे। आप लिख के रखिए, तो आप तो जल्दी से कर लेंगे। ये राजू प्रकाश जी तो पता नहीं क्या ही करेंगे, और लड़ाई कर देंगे लग रहा है, और सवाल दो और दो और दो, कम और सवाल दीजिए, बोलेंगे, है ना। तो इसलिए हमें आनंद लेना चाहिए, धीरज के साथ। देखिए आपको एग्जामिनेशन तो बहुत अच्छा जाएगा, बस थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है शांत रखिए, शीतल रखिएगा। राणा जी भी सर आ गए। सेविंग्स अकाउंट में, सर सेविंग्स अकाउंट में 10 था ना सर? ना ना, 10 तो पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का है सौरभ अच्छा। जी। 10 था जहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेक नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया देखो, MICR चेक लिख दिया। तो MICR चेक मतलब ये 2010 के बाद के चेक हैं, तो ये सब चेक तो ठीक सर। मल्टीप्लिसिटी चेक है ना, तो 31 है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल जो है। इसमें सर एक क्वेश्चन, इसमें MICR की जगह पर एट पार भी दे सकता है सर, तो एट पार दे में भी सकता है, हाँ साथियों से कहीं कोई भी हाँ, दे। पर भी अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से कोई भी दे 31 ही टिक मारिएगा। 2 साल से 2020 21 21 22 22 23 31 ही आएगा सेविंग का ट्रांजेक्शन कोड, चाहे MICR लिखा रहे चाहे MICR ना लिखा रहे। बात समझ में आई तो ओके बोलिए सर। हो। देखो ये हाँ। राजू प्रकाश जी को बढ़िया समझ में आ गई, क्यों? हो। क्योंकि 2010 के कहो सर बाद, कहो। हाँ 2010 के बाद क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि सभी बैंकों का चेक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, CTS लेवल में होना चाहिए। तो उसमें तो कोड नंबर 31 ही छपा हुआ है, तो हमको पुराने की तो बात ही नहीं है सौरभ कुमार जी, है ना। चलिए तो ये अगला मैंडेटरी कर सवाल है, दिया देखिए सर। व्हाट इज द मिनिमम लोन फॉर DBGB नेक्स्ट जेन हाउसिंग फाइनेंस फॉर पब्लिक पब्लिक, ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जेन नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए हाउसिंग लोन के लिए मिनिमम लोन कितना कहा गया है। नेक्स्ट जेन मतलब ये क्या होंगे, यंग एज के होंगे, जो यंग एज के होते हैं ना, क्या नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं 40 साल के अंदर के, 40 साल के अंदर के जो युवा होंगे उनके लिए है। तो इसमें पूछा गया मिनिमम लोन कितना है, तो इनका एक स्पेशल लोन स्कीम है जिसमें ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो इनका मिनिमम लोन है 20 लाख। तो मिनिमम 20 लाख है। बंधु कुमार जी सही किए ना, इसको तो सही किए होंगे, बिल्कुल सर, सही। बिल्कुल सही किया होंगे। और इसमें अधिकतम लोन जो है नीड बेस है, लेकिन मिनिमम 20 लाख देंगे। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन हाउसिंग लोन है ये 20 लाख। तो देख लीजिए, मैं हमेशा बताता हूँ ना राजू प्रकाश जी, कि जब भी लोन को पढ़ो तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस पढ़ लीजिए, मार्जिन पढ़ लीजिए, रिपेमेंट पढ़ लीजिए, और सिक्योरिटी पढ़ लीजिए, और एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लिए तो पूरा लोन हो जाएगा। आज के में भी जितने भी लोन क्वेश्चन आए हैं सब में यही चीज पूछा गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा पढ़िए जरा, राजू प्रकाश जी पढ़िए जरा, सवाल क्या लिखा है, दिख रहा है थोड़ा स्क्रीन पर आपको?
For detection of counterfeit notes of dash or more pieces in single transaction, the counterfeit notes shall be forwarded immediately by the nodal bank officer to local police authority or nodal police station for the investigation by filing FIR in the prescribed format. हाँ, राजू प्रकाश जी बोले वो सर आप बोल दिए इसलिए पढ़ लिया, हम थोड़े ना एग्जाम में पढ़ेंगे, सीधा आंसर डायरेक्ट देंगे। आंसर ये मारेंगे देखो सर। है ना, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी काउंटरफिट करेंसी नोट अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कितना या उससे ज्यादा मिला तो नोटों के साथ जो है नोडल ऑफिसर जो है पुलिस में FIR करेगा, ये 5 और उससे ज्यादा। मोर देन 4 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 5 एंड अबव था तो 5 एंड अबव पे ही जाएंगे, वहां पर ऑप्शन में ऐसा नहीं था। वो ऑप्शन में था 3 नोट, 1 नोट, 4 नोट, 5 नोट ऐसा था, क्योंकि आधा आधा तो इसमें लिखा हुआ है, तो 5 पे टिक करेंगे, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पढ़ा है व्हाट इज द कस्टमर लाइबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फॉर सेविंग बैंक बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या लिमिटेड लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है? कोई साथी जरा जानता है तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए आंसर में कि लिमिटेड लाइबिलिटी में ये जो कस्टमर की लाइबिलिटी कितनी होगी। तो कस्टमर की लाइबिलिटी होती है ₹5000 बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में। तो ये कब की बात हो रही है? जब वो समय पर 3 से 7 दिन में जो कस्टमर है वो बैंक को इन्फॉर्म कर देता है कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो गया जिसके लिए उसने अनुमति नहीं दी है, तो उसके लिए कस्टमर की लाइबिलिटी हो जाती है। अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में है तो 5000 की लाइबिलिटी होगी, और अगर दूसरे अदर अकाउंट में है तो 10,000 की लाइबिलिटी होगी, और अगर आप सोचिए कि 25 लाख से ऊपर के हैं तो 25,000 के सीसी में, ठीक है। तो ये हाँ सीसी वाले में 25,000 की, तो यहाँ पर कस्टमर लाइबिलिटी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट का 5,000 होगा, कोई बात नहीं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर पूछा है, ये सवाल है व्हाट इज द एडवांस फिगर ऑफ A2 ब्रांच कैटेगरी। अगर ब्रांच आपकी A2 कैटेगरी में है तो उसका एडवांस फिगर कितना होना चाहिए, ये पूछा गया। तो ये तो सभी बैंकों का थोड़ा अलग अलग होगा, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है आपकी जो प्लानिंग कमेटी है वो बनाती है। तो यहाँ पर ब्रांच कैटेगराइजेशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया, तो आप अपने अपने बैंक के ब्रांच कैटेगराइजेशन को भी लिख लीजिएगा कि स्मॉल ब्रांच कौन सा है, A2 ब्रांच कौन सा है, A3 ब्रांच कौन सा है। तो यहाँ पर बिजनेस फिगर के बारे में नहीं पूछा, यहाँ एडवांस फिगर के बारे में पूछा कि कोई ब्रांच A2 है तो उसका जो आपका एडवांसेस है 6 करोड़ बराबर या 6 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तब A2 ब्रांच कैटेगरी में कहलाएगा, और उसका बिजनेस 10 करोड़ तक है। अगर किसी ब्रांच का बिजनेस 10 करोड़ है लेकिन उसका एडवांसेस 6 करोड़ है या 6 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे A2 ब्रांच। ये सवाल एडवांस से जुड़ा हुआ पूछ लिया। शेखर जी हैं लाइन पर हैं, शेखर जी, शेखर जी पढ़ रहे हैं ना? यस सर। अरे वाह हाँ सर। शेखर जी, ये सवाल अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपके प्रमोशन एग्जाम में भी आएगा अभी, है ना? यस सर। तो यहाँ पर पूछा एडवांस फिगर पूछा है कि A2 का ब्रांच कैटेगरी का एडवांस कितना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल एकदम जाना पहचाना सवाल है। इफ वन थर्ड पार्टी टेक्स द सियोरिटी टू पे द डेट ऑफ बोरोवर इज कॉल्ड एज। अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे बोरोवर के ऋण को चुकता करने की सियोरिटी देता है तो इसे क्या कहते हैं? वाह बहुत बढ़िया। राजू नयन जी कर रहे हैं, नीरज कुमार जी कर रहे हैं, गारंटर लिख रहे हैं, गारंटर गारंटर। लेकिन ये जो है गारंटी, मतलब इसको बोलते हैं गारंटी टर्म्स कहते हैं, इस टर्म्स को गारंटी कहते हैं, गारंटी आता है ऑप्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं? गारंटी कहते हैं। कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे बोरोवर के ऋण को चुकता करने के लिए सियोरिटी देता है बैंक को, तो इस पूरी प्रक्रिया को गारंटी कहते हैं। इस टर्म में दिख रहा है, बोल रहे हैं विजय जी। हाँ, सही है। हाँ एग्जाम में भी ऐसे दिखेगा। क्यों दिखेगा एग्जाम में, बताओ? आप लोग तो हमारे साथ रोज पढ़ते हैं, तो ये हिंट ऐसे दिखेगा, देखो एग्जाम में ऐसे देखोगे ना, तो ये देखो मैंने आंसर दिखा दिया। यस यस बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, ये सवाल पूछा गया है आउटसोर्स फैकल्टी रेमुनेशंस के बारे में। व्हाट इज द आउटसोर्सिंग फैकल्टी रेमुनेशन? मतलब आपके बैंक के ट्रेनिंग कॉलेज में अगर स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से कोई फैकल्टी आता है तो पर क्लास कितना मिलता है? राजू नयन जी लिखिए जरा, कितना ट्रेनिंग आते हैं? मुझे तो पता है, मुझे बुलाते हैं तो मेरे को पता है UBGB में 1000। बहुत बढ़िया, प्रमोद जी ने लिखा है। तो ये है सवाल दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का है।
तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 1500 रुपये दिया जाता है पर क्लास एंड 250 रुपये एडिशनल। 250 रुपये एडिशनल क्यों दिया जाता है राजू प्रकाश जी? 250 रुपये इसलिए क्योंकि फ्यूल या जो भी गाड़ी घोड़ा से आएंगे उसके लिए, ट्रेवल के ये लिए वगैरह के लिए। हाँ, तो 1500 रुपये पर क्लास का और 250 रुपये एडिशनल। चलिए, तो ये आउटसोर्सिंग फैकल्टी रेमुनेशन है, तो ये नया टाइप का है, तो इनको आप नोट कर लीजिए और अपने बैंक का लिख लीजिएगा। जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का आउटसाइड फैकल्टी आते हैं तो उनको कितना रुपये मिलता है। किस डिपार्टमेंट का है सर? लिख रहे हैं ये सर्कुलर, ये सर्कुलर जो है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मतलब HR डिपार्टमेंट का है। HR पॉलिसी में होता है ना ट्रेनिंग फैकल्टी, मतलब आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए या तो एक इन हाउस होते हैं जिनको सैलरी मिलता है और भत्ता मिलता है, एडिशनल स्पेशल अलाउंस मिलता है ट्रेनिंग के लिए, और एक होता है आउटसाइडर बुलाते हैं, है ना, आउटसाइड से पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, तो उनको जो है रेमुनेशन कितना मिलेगा, ऑनरेरियम कितना मिलेगा, ये बात कही गई है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रोफेशनल टैक्स एनुअली एवरी ब्रांच ऑफ ए फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी एंड सोसाइटी क्लब। तो एक ब्रांच के लिए जो प्रोफेशनल टैक्स है एनुअली कितना है, वो सोसाइटी क्लब के लिए कितना प्रोफेशनल टैक्स है, ये बात कही गई है। तो जो प्रोफेशनल टैक्स एनुअली है वो राणा जी ने एकदम बढ़िया लिख दिया यहाँ पर, वो है ₹2500 पर ब्रांच, एवरी ब्रांच। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है एनुअली ये 2500 है। चलिए ये भी बढ़िया सवाल हो गया। अब अगला सवाल जाते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन से जुड़े हुए कोई सवाल पूछा था बंधु कुमार जी, ये बताएं जरा बैंकिंग ओम्बुड्समैन से जुड़ा हुआ क्या सवाल आया था, याद आ रहा है आपको? याद सर क्लियर नहीं आ पा रहा। याद नहीं आ रहा है? क्या ये पूछा था कंपनसेशन ज्यादा कितना में दे सकते हैं, ऐसा पूछा था कि क्या पूछा था, कुछ ऐसे ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है? बैंक नहीं सर आ रहा। कोई बात नहीं। और कोई साथी DBGP के हैं, जुड़े हुए हैं? नहीं है ना, और हमारे नेताजी भी नहीं है, तो उन किससे पूछें बताइए, हैं? पूरा विपक्ष जो पक्ष पार्टी पूरा गायब है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इनसे कल पूछेंगे कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन से क्या सवाल पूछा था। अगला सवाल ये बहुत ही आसान सवाल है। यस राजू नैन जी, सवाल देखिए कितना अच्छा है। बैंकिंग इज डिफाइंड इन व्हिच एक्ट? बैंकिंग जो है कौन से एक्ट में इसको जो है परिभाषित किया गया है? जरा टाइप करके बताओ साथी मेरे कि बैंकिंग की परिभाषा कौन से एक्ट में की गई है। वाह, सौरभ कुमार जी ने तो फटाफट टाइप कर दिया, विजय रजक जी तो बहुत बढ़िया। तो ये सवाल जो है पता नहीं क्यों ये पिछले 2-3 साल से हर प्रमोशन एग्जाम में, हर ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम में आ रहा है, नेशनलाइज बैंक में भी आ रहा है। बहुत बढ़िया प्रमोद जी हैं, सब अच्छे लिख दिए, राजू नैन जी भी लिख दिए सब। तो अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसकी व्याख्या की गई है कि बैंकिंग क्या है, और बैंकिंग में बताया गया है कि बैंकिंग जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, उसको इन्वेस्टमेंट करना, लोन के रूप में ज़रूरतमंद लोगों को प्रदान करना, योग्य ग्राहकों को, और साथ ही साथ जो जमा किए गए हैं उनको सेवाएं प्रदान करना, ये बैंकिंग की परिभाषा है। और इस परिभाषा की जो डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए अगला सवाल चलते हैं, आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग ऑफ चेक? अब बताइए जनरल क्रॉसिंग क्या है, विजय रजक जी बताइए जरा जनरल क्रॉसिंग क्या होता है। विजय जी हैं? हाँ सर नमस्कार। नमस्ते जी विजय जी, जगते रहना है, सोना नहीं है एग्जाम तक, ठीक है? नहीं सर। वाह वाह, ये सवाल का जवाब बताइए जरा, ये तो बढ़िया सवाल है आपके लिए। चेक के फेस पर 2 पैरेलल लाइन खींचा हुआ रहेगा तो उसको जनरल क्रॉसिंग वाह, कहेंगे। आपको तो सब दिखता है इधर, है ना, स्क्रीन पर सब दिख जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक चेक के फेस पर अगर दो एडिशन ऑफ 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन है तो ऐसे चेक को जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। और जनरल क्रॉसिंग होने के बाद उस चेक का नगद भुगतान नहीं होता, उसका जो भुगतान है वो अकाउंट पे में होता है। क्योंकि अकाउंट पे करके चेक की परिभाषा नहीं है, उसको जनरल क्रॉसिंग के तौर पर परिभाषा की गई है, इसलिए बार बार इसको पूछा जाता है कि जनरल क्रॉसिंग क्या है। तो जनरल क्रॉसिंग एक चेक के फेस पर अगर 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ऐड किया जाए तो उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये सवाल देखिए, पढ़िए राजू नैन जी, सवाल क्या है पढ़िए। If customer deposited check for collection, but before that he wants to receive the cash in advance,
then what is the role of collecting bank? हाँ, इसमें बात कह रहा है कि कस्टमर आके चेक जमा करता है कलेक्शन के लिए, लेकिन बोलता है सर कलेक्शन आप कराते रहना, पहले मुझे पैसे दे दीजिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो कलेक्टिंग बैंक का मतलब उसका रोल क्या होगा, तो वो क्योंकि पैसे पहले दे दिए, तो यहाँ पर पैसे पहले देने के बाद वो होगा होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर फॉर वैल्यू होगा। और यहाँ पर सभी साथी जो हैं सही बता रहे हैं, राजू प्रकाश जी होल्डर फॉर वैल्यू कह रहे हैं, सब बढ़िया। तो ये होल्डर फॉर वैल्यू है, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, बार बार ये आ रहा है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यही सवाल हूबहू आएगा। और उसमें ऑप्शन क्या दिया था, होल्डर दिया था, डेटर दिया था, क्रेडिटर दिया था, होल्डर फॉर वैल्यू दिया था, ये तो होल्डर फॉर वैल्यू होगा। चलिए अगला सवाल, ये भी बहुत ही आसान सवाल, व्हाट इज इंश्योर्ड चेक्स। इंश्योर्ड चेक्स पूछा गया था, और इंश्योर्ड चेक्स किसे कहते हैं, जरा कोई साथी जरा टाइप कर दीजिए, फिर मैं भी बता देता हूँ। ऐसा चेक जो किसी कारणवश अर्धलिखित हो, अपूर्ण हो, कंप्लीट नहीं हो, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड चेक्स। ए चेक विच इज इनकम्प्लीट इज कॉल्ड इंश्योर्ड चेक्स, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट चेक। इसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 20 ऑफ एनआई एक्ट में की गई है। वाह, सोमनाथ जी ने तो एक्ट वगैरह सब लिख दिया, एनआई एक्ट 1881 में लिख दिया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब बात करते हैं व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया, और बताइए बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया है कि बैलेंस शीट क्या है, लेकिन सवाल शायद ऐसा था, साथी ने बताया कि बैलेंस शीट के लिए फॉर पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर डेट, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए फर्म इन ए पर्टिकुलर डेट। तो ये पर्टिकुलर डेट वाला उसमें ऑप्शन था बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में, क्योंकि बैलेंस शीट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता है इन ए पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट को ये बैलेंस शीट जो होता है उस फर्म या कंपनी के एसेट और लायबिलिटी का विवरणी होता है कि उसके पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाए तो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पर होता है पर्टिकुलर डेट, तो पर्टिकुलर डेट वाला सवाल आया था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल बैंकिंग यूजर एक्सपायरी टाइम इज, बताइए, है ना बंधु कुमार जी, एक दिन पहले पढ़े थे हम लोग इसको। बंधु कुमार जी चले गए, वाह नींद आ गया, आप कल जगह भी होंगे ना। तो यहाँ पर तो मोबाइल बैंकिंग का यूज़र एक्सपायरी डेट टाइम जो होता है वो 180 डेज़ का है। कल ही हम लोग सेशन में पढ़े थे, एक दिन पहले ही पढ़े होंगे। 180 डेज़ जो है ये एक्सपायरी, इसका यूज़र एक्सपायरी टाइम है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द टीडीएस रिडक्शन रेट इज एप्लीकेबल इफ यूर इंटरेस्ट इनकम एक्सीड ₹40,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000। टीडीएस परसेंटेज कितना लगेगा एप्लीकेबल, इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पर टीडीएस परसेंटेज पूछा गया। तो ये तो आसान सा सवाल है, जरा फटाफट टाइप करके बता दीजिए टीडीएस कितना लगेगा। यस, अगर नॉर्मल जो कस्टमर है तो 40,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट इनकम होता है तो उस पर टीडीएस लगेगा 10%, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस लगेगा 10%, और अगर पैन नहीं है तो कितना लगेगा, 20% लगेगा। बहुत बढ़िया, आनंद कुमार जी आ गए हैं मैदान में, बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है, द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजीपी। पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी कौन है, जो पीएमईजीपी के इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग और इनके सब्सिडीज जो है सारी चीज़ों को देखता है, इसको सुनिश्चित करता है। तो द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजीपी, विजय रजक जी, अरे वाह, तो साइंस 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 सब लिख दिए एकदम, क्योंकि ये तो ऐसा सवाल है जो एकदम अपना सिक्का जमाए हुए है, एकदम बिल्कुल डिजर्व करता है ये सवाल, आपके आंसर को भी डिजर्व करता है, और आगे आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी यही सवाल आएगा। तो द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजीपी इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी। केवीआईसी है पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, द इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर एलिजिबल एजुकेशन लोन अंडर CSIS फॉर व्हिच पीरियड। यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है, तो जो भी एलिजिबल एजुकेशन लोन होंगे तो उनके सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में कौन से पीरियड का जो है उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। तो आनंद कुमार जी लिखते हैं
मोरेटोरियम पीरियड का, फुल इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का, कोर्स टाइम का नहीं, कोर्स टाइम का गलत हो जाएगा, कोर्स टाइम का नहीं होगा, ये होता है इंटायर मोरेटोरियम पीरियड, क्योंकि हर लोन का एक मोरेटोरियम पीरियड होता है। तो कोर्स मान लीजिए 4 साल का है, तो उसके बाद जो मोरेटोरियम क्या देते हैं, नौकरी लग गई तो कोर्स कंप्लीट होने के 6 महीना, और नौकरी नहीं लगेगी तो कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल। तो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा दे दी जाएगी। तो सही उत्तर होगा इंटायर मोरेटोरियम पीरियड। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगला सवाल, देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर पीएमईजीपी लोन एंड एजुकेशन क्राइटेरिया? बताइए राजू प्रकाश जी, इसका क्या उत्तर होगा, जरा बताइए। पीएमईजीपी में एज क्राइटेरिया क्या है लोन के लिए? 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 8वां पास होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो एजुकेशनल क्राइटेरिया के लिए एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जब भी अगर 5 लाख से ऊपर के प्रपोजल होंगे तो वहाँ पर मिनिमम 8th पास होना चाहिए। तो सवाल वैसा ही था, ये जो सवाल था 8th पास वाला ही था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 18 ईयर्स होना चाहिए और 8th पास होना चाहिए। वाह, ये सही है। चलिए देखिए, अभी तक तो ये 5-5 सेकंड में आपने 21 सवाल हो गए, सभी सवाल, इसमें से कोई भी ऐसा कठिन सवाल नहीं लगा। अगला है, व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ PMJJBY स्कीम? इसको तो हमारे आनंद वर्मा जी तुरंत बता देंगे। वाह, बहुत बढ़िया जी। हाँ, अब बताइए यहाँ पर क्या पूछा, कितना आसान सा सवाल पूछ लिया कि प्रीमियम कितना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो प्रीमियम है ₹436 पर सब्सक्राइबर पर एनम। राजू प्रकाश जी बोल रहे हैं, ये कोई सवाल है? सवाल पूछो तो फिर अंदर का पूछिए, क्वार्टर का पूछिए, है यानी तो कुछ ऐसा पूछिए। लेकिन क्या करेंगे, सवाल ऐसे ही आता है। वो जानते हैं कि ग्रामीण बैंक के हमारे जो बंधु है ना, ग्रामीण बैंक के जो हमारे साथी हैं ना, बहुत काम करते हैं, उनको समय मिलता नहीं पढ़ने का, इसलिए थोड़ा आसान आसान सवाल रखता है। चलिए, Which asset is not classified under current asset? उनमें बहुत सारे एसेट्स दिए गए थे और उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा एसेट जो है करंट एसेट का हिस्सा नहीं है। ये देखिए हमारे पवन कुमार जी ने पूरा एकदम जो है उसका बाइफर्केशन भेज दिया कि इंश्योरेंस कंपनी को 395 जाएगा, 30 रुपये जाएगा जो है डीसी एजेंट को जाएगा, और या 11 रुपये जाएगा जो है वो बैंक के एक्सपेंसेस को जाएगा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एसेट जो है करंट एसेट नहीं है, तो वहां पर एक फर्नीचर एंड फिक्सर था, तो वो सही होगा। स्टॉक तो करंट एसेट होता है ना प्रमोद जी? स्टॉक जो है करंट एसेट होता है। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाए या तो कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए, उसको करंट एसेट बोलते हैं। तो फर्नीचर फिक्सर है, ये फिक्स एसेट कहलाता है, तो इसीलिए ये करंट एसेट का हिस्सा नहीं होगा। उस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको शायद आसान हो जाएगा। चलिए, अब अगला सवाल है, व्हाट इज इंडोर्समेंट? ये भी बड़ा आसान सा सवाल पूछा, इंडोर्समेंट क्या है? और बार बार ये आता है इंडोर्समेंट, ये एकदम ऐसे हैं जैसे लगातार अपने विधानसभा सीट जीतते हैं सवाल। तो इंडोर्समेंट क्या है? किसी चेक के पीछे अगर कोई अकाउंट होल्डर जो है या पेई साइन कर देता है कि उस चेक की राशि को किसी दूसरे व्यक्ति को नेगोशिएट कर दिया जाए या उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ऐसे एक्ट को इंडोर्समेंट कहते हैं। द एक्ट ऑफ ए पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन साइनिंग his name on the back of the instrument for transferring of the ownership and title is called endorsement। किसी चेक के पीछे इस उद्देश्य से साइन कर दिया जाए कि उस चेक की राशि को नेगोशिएट किया जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नेगोशिएट कर दिया जाए, तो उस एक्ट को बोलते हैं इंडोर्समेंट। अब अगला सवाल है, यहाँ पर पूछा है, पॉजिटिव पे सिस्टम इज अवेलेबल ऑफ ऑल द अकाउंट होल्डर इशूइंग चेक अमाउंट ऑफ हाउ मच रुपीज एंड अबव। तो ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के लिए पूछा गया, ये साधारण सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर साधारण सवाल पूछा गया, इसीलिए यहाँ पर होगा ₹50,000 एंड अबव। अगर वो मैंडेटरी पूछता तब जाके 5 लाख होता, लेकिन ये सिंपल सवाल पूछा था कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म सिस्टम जो है किस अकाउंट होल्डर के लिए मतलब अवेलेबल है। तो ऐसे चेक्स जो हैं जो 50,000 और उससे ऊपर के चेक काटते हैं, वो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म सिस्टम में अवेलेबल होंगे एज पर RBI गाइडलाइन।
और 5 लाख वाले को जो है मैंडेटरी किया है, लेकिन यहाँ पर कोई मैंडेटरी वर्ड नहीं है, इसलिए ये 50,000 इसका सही उत्तर होगा। तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में किसको थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है 50,000 या 50,000 के ऊपर के जो चेक हैं, अगर कोई अकाउंट होल्डर जारी करता है तो उसको जो है बैंक को सूचित करना होगा, चेक का डिटेल, चेक का डेट, बेनिफिशियरी का डिटेल जो है बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फोटो खींच के भी अपलोड कर सकता है आगे पीछे, ताकि चेक में किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। यस, 50,000 तक ऑप्शनल, 50,000 से ऊपर 5 लाख तक ऑप्शनल है, 5 लाख के ऊपर मैंडेटरी है। ठीक बात है। ये देखिए पॉपुलर सीरीज का सवाल, इफ सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फॉर्म इज ₹5 लाख, स्टॉक इज ₹6 lakhs विथ मार्जिन 25%, देन कैलकुलेट द ड्राइंग पावर। ये वाला सवाल जो है 3 साल पहले IBPS ने बना के भूल गए लग रहा है ना, यही सवाल है ना राजू नैन जी? ये सवाल जो है इसलिए हमारे साथी हर जो एक एग्जाम में आ रहा है सर, RRB के हर एक एग्जाम में आ रहा है। तो ये देखो कमाल की बात है ना, है ना? डाटा के IBPS साथ आ जा रहा है सर, डाटा भी चेंज नहीं हो रहा है। डाटा भी चेंज नहीं हो रहा। बताओ, ये मैं तो 3 साल किया, 4 साल हो गया लग रहा है, यही सवाल आ रहा है। तो आप इसको क्या ही पढ़ना, क्या ही समझना, बताओ हैं? पवन कुमार जी बोल रहे हैं तो हम तो सर ऐसे सवाल को पढ़ेंगे नहीं, पहला देख लेंगे आंसर लगा देंगे। ये है 4.50 लैक्स। तो जब भी हम ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है स्टॉक माइनस मार्जिन। तो स्टॉक है 6 लाख, मार्जिन 25% है, तो 6 लाख का 25% 1.5 लाख होगा। तो स्टॉक माइनस मार्जिन 6 माइनस 1.5 लाख तो हो जाएगा 4.5 लाख, और 4.5 लाख इसका ड्राइंग पावर होगा। लिमिट 5 लाख है, तो पार्टी 4.5 लाख से ज़्यादा निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि स्टॉक उसके पास कम है। स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा निकाल पाएगा। तो यहाँ पर चूंकि स्टॉक के आधार पर ही ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये 4.5 होगा। चलिए, अब है विच कोड इज यूज्ड इन NEFT रेमिटेंस। NEFT में कौन सा कोड इस्तेमाल होता है, ये पूछा गया है। तो NEFT में एक कोड इस्तेमाल होता है, और जिस कोड को हमारे सभी साथी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस कोड के बिना NEFT RTGS रेमिटेंस नहीं होता है, और उस कोड का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC, है ना? तो ये राजू प्रकाश जी ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ के आ जाएंगे, इसको हटाओ, इसको मैं इसका आंसर भी नहीं लगाता, छोड़ देना इसको। है ना? तो बोले चलो दान दिया भैया, ऐसे सवालों का आंसर नहीं करेंगे, ठीक। तो विच कोड इज यूज्ड इन NEFT रेमिटेंस, वो होगा आपका IFSC कोड बोलते हैं। IFSC कोड कितना डिजिट का होता है? 11 डिजिट का होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही लंबा सा सवाल है, लंबी रनर के साथ ये सवाल पूछ रहा है। देखो, इफ ए कस्टमर वांट्स टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव with the operation mandate that till he will live he will operate the account, and after the death of him the amount will be received by the relative, then the mandate is called as। बताओ, एक ग्राहक आता है आपके पास और रिक्वेस्ट करता है कि मैनेजर साहब मेरे रिलेटिव के साथ मेरा जॉइंट अकाउंट खोल दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही ऑपरेट करूंगा, मेरा रिलेटिव ऑपरेट नहीं कर पाएगा, मेरे मरने के बाद ही वो पैसे का हकदार होगा, उसको दे दीजिएगा पैसे, या वो ऑपरेट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा मैंडेट? इसको बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। फॉर्मर एंड सर्वाइवर बोलेंगे। ये भी पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है यही सवाल, है ना, फॉर्मर एंड सर्वाइवर का। तो इफ ए कस्टमर वांट्स टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव, अगर ये ऐसी बात कहता है कि जब तक वो जिंदा है वही ऑपरेट करेगा, उसके मरने के बाद ही सर्वाइवर ऑपरेट करेगा, तो इसको बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये DBGB इंटरनल लोन स्कीम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम नेट मंथली इनकम ऑफ द एलिजिबल कस्टमर फॉर नारी ई शक्ति। नारी ई शक्ति एक लोन स्कीम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो है फाइनेंस किए जाते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है। नारी ई शक्ति के लिए पावर बाइक जो है उनको दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इस योजना में मिनिमम मंथली इनकम कितना होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया, और इसमें ₹10,000 है मिनिमम, जो है उनकी आय जो है 10,000 मंथली होनी चाहिए, तभी उनको नारी शक्ति के तहत जो है लोन मिल पाएगा। तो ये इंटरनल लोन स्कीम है। तो आप अपने अपने बैंक के कुछ पॉपुलर स्कीम्स हैं, उनको आपको इस तरीके से देखना होगा। 5 चीजें देखना होगा, एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड,
विथ मोरेटोरियम और सिक्योरिटी। इतना देख लेंगे तो आपका लोन से जुड़े हुए सारे सवाल बन जाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ा हुआ सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये तो हमारा कोई भी बता देगा, है राजू नयन जी बताओ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये तो शेखर जी बता देंगे। शेखर जी बताओ बताओ जरा, शेखर जी जगह में। current liability is more than current asset. हाँ ये देख रहा हूँ, गजब पर बता दिए शेखर जी। नींद नहीं आ रही, ठंडी लग रही है उधर वहाँ की गर्मी है? ठंड थोड़ा सा ठंडी है, थोड़ा ठंड सा है। तो आप उधर त्रिपुरा में हैं कि वेल्लोर में है अभी? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। इलेक्शन हो गया वहाँ का? हाँ। ओके ओके, कब हुआ, कल हुआ क्या? नहीं क्या 2016 को 16 को हुआ। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से पूछा गया है। तो अगर करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, राजू प्रकाश जी ने डिटेल लिख दिया है, प्रमोद जी ने शॉर्टकट लिखे हैं, है ना। तो ये इफ करंट लायबिलिटी एक्सीड करंट एसेट देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी क्या होता है? एक साल के अंदर जाने वाला पैसा। करंट एसेट क्या है? एक साल के अंदर आने वाला पैसा। तो जब आने वाला पैसा कम हो जाता है जाने वाले पैसे से, तो ऐसे कंडीशन को नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगला है सवाल, व्हाट इज द मार्जिन फॉर डीवीजीबी कार लोन। डीवीजीबी कार लोन का मार्जिन पूछा गया है। तो आप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का एक कार लोन का स्कीम है जिसमें मार्जिन जो है वो है 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल है। आपके यहाँ 10% होगा, लेकिन इनके यहाँ कॉस्ट ऑफ व्हीकल का जो मार्जिन है 15% है, जिसको जीएम जो है कम करके 10% कर सकता है, ऐसा दिया गया उनके सर्कुलर में। उनके सर्कुलर में दिया गया है कि 15% कॉस्ट ऑफ व्हीकल है जिसको जीएम जो है कम करके 10% कर सकता है, ऐसी बात कही गई है। तो आप अपने बैंक का लिखें, अच्छी बात है, वो बढ़िया रहेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट ऑफ डीबीजीबी एज ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर देखिए डिपॉजिट फिगर पूछ लिया है ना, कई बार बिजनेस फिगर पूछ लेता है, कई बार जो है आपका लोन का फिगर पूछ लेता है। तो इनका तो सेशन हमारे ये राजू नयन जी भी ज्वाइन अटेंड किए थे। राजू नयन जी इनका कितना बढ़िया फिगर बताया था ना। इनका बिजनेस है राजू प्रकाश जी, ये जो बैंक का ना बिजनेस है 33,000 करोड़। कितना है? 33,000 करोड़। और इनका डिपॉजिट है 22,000 करोड़, एडवांसेस है 11,000 करोड़। बजा दो ताली यार, कितना बढ़िया है। डीबीजीबी बैंक का जो है कितना अच्छा है। इनका देखो 22,000 करोड़ जो है डिपॉजिट है, 11,000 करोड़ जो है इनका एडवांसेस है, और इनका टोटल बिजनेस जो है वो है 33,000 करोड़। तो इसके हिसाब से ये सवाल पूछ दिया कि टोटल डिपॉजिट जो है यूबीजीबी में 17,033 करोड़। देखो आप लोग को कितना याद हो गया है ना। 17,000 आपका डिपॉजिट है, और एडवांसेस कितना है आपका? 10,000 के आसपास एडवांसेस है ना। तो टोटल 27,500 ऐसा कुछ बिजनेस फिगर है आपका ना। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के लिए पूछा था, तो इसका डिपॉजिट है 22,599.76 करोड़ था, जिसको मोटा मोटा 22,600 करोड़ करते हैं। लेकिन याद रखने के लिए इनका मैं यही बताया था, 22,000 करोड़ इनका डिपॉजिट है, 11,000 करोड़ एडवांसेस है, टोटल बिजनेस 33,000 करोड़। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नॉन लेंडिंग पावर ऑफ स्केल 1 फॉर परचेस ऑफ स्टेशनरी आइटम। अपना यूबीजीबी का मैंने पढ़ाया था आपको इंटरनल में, तो कितना है बताइए? नॉन लेंडिंग पावर 500 रुपये है ना। स्केल 1 का क्या है? 500 है। तो यहाँ भी स्केल 1 का जो है डीबीजीबी के जो है स्केल 1 का कोई साथी जो है उन इसको मैं देख नहीं पाया उनके सर्कुलर में कितना है, लेकिन आप अपना बैंक का तो आपको पक्का याद है। तो यहाँ भी 500 होगा, या तो 600 रुपये होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिखा नहीं उसका आंसर इतनी जल्दी में। तो अपने अपने साथी जो है अपना मिलान कर लेंगे, 500 ही होगा यहाँ पर स्टेशनरी स्केल 1 के लिए। अगला है देखिए, फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। ये कोई सवाल है राजू जी? हैं तो पीएचडी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो सवाल ये जाएगा तो एकदम बिल्कुल टीका लगा देंगे। दिल टूट गया सर। हैं? नहीं, आनंद लीजिए। है ना, आनंद लीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। सीटीएस का फुल फॉर्म है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। सीटीएस का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ऐसा एक्टिविटी जिसमें कि फिजिकल चेक को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रॉनिक इमेज के चेक को कलेक्शन के लिए भेजना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा गया।
अगला सवाल है व्हाट इज द मटेरियल अल्ट्रेशन। मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा है ये पूछा गया। तो उसमें ऑप्शन दिया था कि बियरर चेक को ऑर्डर कर दिया जाता है, चेक में डेट लिख दिया जाता है, चेक में राशि लिख दिया जाता है, ब्लैंक चेक को भर दिया जाता है। तो मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा है ये लिखा गया था। तो मटेरियल अल्ट्रेशन तब होगा जब किसी ऑर्डर्ड चेक को बियरर चेक में चेंज कर दिया जाए, जैसा कि सौरभ कुमार जी ने लिखा है ऑर्डर टू बियरर, मतलब एक ऑर्डर्ड चेक है अगर उसको बियरर कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं मटेरियल अल्ट्रेशन। तो ये ही उसका आंसर होगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए, द प्रोसेसिंग चार्ज इज नील फॉर एग्रीकल्चर लोन अप टू हाउ मच रुपीज। एग्रीकल्चर लोन में प्रोसेसिंग चार्ज जो है कितने रुपए तक नहीं लगेगा। तो वाह, हमारे बहुत ही राणा जी ने लिख दिया 1,00,000 रुपए। नहीं 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 राणा जी, काफी दिन के बाद पढ़ने आ रहे हैं ना, भूल गए। ये है 25,000। ये 25,000 रुपए तक के जो लोन होंगे उनमें किसी प्रकार का पिनल इंटरेस्ट प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। तो ये है ₹25,000। बहुत बढ़िया सौरभ जी, राजू प्रकाश जी ने भी लिख दिया, वाह नीरज कुमार जी। तो ये हो गया 25,000। अगला सवाल है देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंस इन जेएलजी ग्रुप पर मेंबर फॉर केसीसी। किसी जेएलबी का एक मेंबर है तो पर मेंबर को केसीसी के लिए कितना मैक्सिमम लोन देना है। तो यहाँ पर ये 50,000 है आपकी यूवीजीबी में जो होगा देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो है जेएलजी जो मेंबर है उनके पर मेंबर को जो है ये 50,000 देते हैं। यहाँ पर जो जेआरजीबी में भी 50,000 है। तो इसको जरा मिलान कर लीजिएगा राजू प्रकाश जी, यूबीजीबी में क्या पढ़ाया था हमने वो देख लीजिएगा, है ना। यूबीजी में 1,00,000 है सर। 1,00,000 है ना, चलो बढ़िया है। तो Yes. यहाँ पर चूंकि डीबीजीबी का है तो पहले 50,000 था, अब 1,00,000 हो गया बोल रहे हैं आनंद कुमार जी। तो आनंद कुमार भी तो अपने ही है, यूबीजीबी से ही है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन चूंकि यहाँ पर डीबीजीबी का था और जेआरजीबी में भी राजू नैन जी देख लीजिएगा आपका भी 50,000 ही दिख रहा था, लेकिन एक बार मिलान कर लीजिएगा, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगला सवाल है देखिए, ये भी सवाल पॉपुलर सीरीज का सवाल है, हमेशा आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा रेट जो है आरबीआई डिसाइड नहीं करता। तो उसमें रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर ऐसा कुछ दिया है। फिर उसमें साथ में एक दिया रहता है डिपॉजिट में रेट या एफडी पे रेट। तो कौन रेट डिसाइड नहीं करता, इंटरेस्ट रेट एंड फिक्स डिपॉजिट रिसीट। इसको आरबीआई डिसाइड नहीं करता है, इसको बैंक का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिसाइड करता है। बैंक का जो बैंक खुद डिसाइड करता है ये बैंक कितना रेट देगा। तो फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई, एफडीआर। एसएलआर की डेफिनेशन पूछा गया कि एसएलआर की व्याख्या जो है कौन से एक्ट में की गई है। आप बताइए जरा, आप लोग टाइप करके, एसएलआर की व्याख्या जो है कौन से एक्ट में की गई है। एसएलआर की जो डेफिनेशन है जिसमें स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ता है और वो उसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है, हर एग्जाम में आता है। एसएलआर, सीआरआर का कम आता है, एसएलआर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एसएलआर का डेफिनेशन जो है कहाँ किया गया है, जिसके तहत बैंकों को कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में कुछ हिस्सा जो है रखना पड़ता है आरबीआई में, उसको बोलते हैं एसएलआर। और एसएलआर का भी वर्तमान परसेंटेज कितना चल रहा है टाइप करके बता दीजिए साथी। आनंद कुमार जी तो सीआरआर का भी लिख दिए, 18% चल रहा है अभी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक है इसमें सीआरआर जो है वो 4.50% है और एसएलआर जो है 18% है करंट रेट। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक जो है हर 2 महीने में होता है। तो अभी 6 से 8 फरवरी में हुआ है, अब फिर अप्रैल में हो जाएगा, तो हर 2 महीने में बदल जाता है। अगला सवाल है सर देखिए, अभी जो क्वेश्चन पूछेगा सर यही वाला हाँ पूछेगा क्या, फरवरी वाला जो रेट हुआ है। हाँ वही करंट पूछेगा, जो भी पूछेगा, यानी तो वहां पर कोई डेट लिखा रहेगा उसके आधार पर दीजिएगा, क्योंकि रेपो रेट में परिवर्तन हो गया है ना। तो यकीन मानिए अभी जितना 2 महीने में परिवर्तन हो जाता है ना, इसीलिए विवाद से बचने के लिए वो परसेंटेज जो ऐसा नहीं पूछता है, वो करंट रेट ऐसे चीजों को पूछता है जो स्टडी है, जैसे एसएलआर है वो बदलाव नहीं हुआ है तो उनको पूछेगा।
विवाद से वो भी बचना चाहते हैं। हर 2-2 महीने में ये चेंज हो जाता है। अभी जैसे चेंज हुआ है, तो जब चेंज होगा तो उसमें करंट रेट को आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख पर एग्जाम दे रहे हैं। अगर उसमें पर्टिकुलर डेट का जिक्र नहीं किया गया है तो आप करंट ही लिखेंगे, क्योंकि वो अभी मॉनेटरी पॉलिसी में तो इफेक्ट हो गया आपके एग्जाम के समय। तो अब विवाद की स्थिति में वही सही होगा। तो व्हाट इज द सम इंश्योर्ड फॉर क्रिटिकल इलनेस ऑफ एम्प्लॉई? तो क्रिटिकल जो इलनेस होता है उसके लिए सम इंश्योर्ड में पर एम्प्लॉई 1 रुपये लिखा है। ये बात जो है पर एम्प्लॉय का 1 रुपया कटता होगा ऐसे लग रहा है क्रिटिकल इलनेस में सम इंश्योर्ड करने के लिए। तो इसके 40 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए यहाँ पर, और इन 40 क्वेश्चन के बाद अगर देखेंगे तो और 20 सवाल और हैं, लेकिन वो पीपीटी या वॉइस चला गया, ऐसे कौन बोल रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये 40 सवाल थे। तो आज के सेशन में हम 40 सवालों पे चर्चा किए हैं, जो आप एकदम बिल्कुल आसानी से आप लोग बना लिए होंगे। 40 सवाल का 20 सवाल और हैं। ये क्लियर, अच्छा क्लियर है, 40 सवाल बोल रहे हैं। शायद हाथ की लकीरें मंजिल तक न पहुंच पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। राजू प्रकाश जी, आप एग्जाम दे के आइए, फिर आपको फिर एग्जाम दिलाऊंगा मैं, है ना। दूसरा, आप तो बिल्कुल थोड़े दिन में दूसरे बैंकों, सरकारी बैंक जो होते हैं, नेशनलाइज बैंक का सीधा स्केल 3 स्केल 2 का लगाइए। आपकी तैयारी उस लेवल का है, और आप यकीन मानिए एकदम धुरंधर बल्लेबाज हैं आप। कोई भी प्रमोशन एग्जाम को है ठीक कर उसके सवाल बना सकते हैं। तो ये आज के सवाल थे 40, और 20 सवाल में से और भी सवाल हैं, थोड़े उन सवाल को रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ सवाल मैं आपसे चर्चा कर लूँगा बातों बातों में, कि उनके इंटरनल जो है लोन के बारे में दिया गया है, लोन के बारे में पूछा गया है। और अभी थोड़ा सवाल को समझने में भी थोड़ा समय लगता है, साथी लोग जैसा भेजते हैं ना। कार लोन के बारे में तो हो ही गया है। कैश शॉर्टेज का एक सवाल पूछा गया था कि कैश शॉर्टेज जो है फ्रॉड में ट्रीट होगा, कितने रुपए होगा? कैश शॉर्टेज जो है फ्रॉड में ट्रीट होगा वो 10,000 10,000 देखो, ये 10,000 सवाल आया था। तो फिर अब बाकी सवाल कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बाकी 20 सवाल, ठीक रहेगा। तो आज के सेशन में कैसा लगा राजू नैन जी, बताइए जरा। मजा आ गया आज के सवाल देख के? काफी अच्छा लगा सर। अब और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया ना, आप थोड़ा सा स्माइल रखिए। आप देखिएगा अब आपका जो लड़ाई है ऐसा है कि एक भी गलत ना हो जाए। है ना राजू प्रकाश जी, कि ठीक है सर, अब यही टेंशन है सर। 40 सवाल तो पूरे आप बना लेंगे। इनमें से कौन सा नया चीज सीखने मिला राजू प्रकाश जी? आज के सेशन में से नया क्या सीखने मिला? पहला 2 क्वेश्चन जो आया था सर, वो वही नया, वो इनकम टैक्स वाला जो आया था, हम्म। वो एक लगा कि नहीं, नया क्वेश्चन से मतलब हाँ, पूरा नया, टोटली नया लगा वो। टोटल नया, सही बात है। जब तक कई ऐसा चीजें आता नहीं है ना, तो ये वो कंफ्यूज भी कर दिया। ज्यादातर पेंशन में जहाँ भी सीनियर सिटीजन की बात आती है ना, 70 ईयर लगा देते हैं, 70 ईयर, क्योंकि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज 70 ईयर का है। लेकिन ये इनकम टैक्स का 1 अप्रैल 2021 को ही नया इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई उनको आईटीआर से, किसी सेशन में मैं नेशनलाइज बैंक के सेशन में जिक्र किया था इसका। आप लोगों के साथ तो नहीं किया होगा काफी समय से, लेकिन एक बार जिक्र किया था इनकम टैक्स के लिए, इसके 75 ईयर वाला। तो ये सवाल नया था। और राजू नैन जी, आपको कौन सा सवाल नया लगा? ये मनीष जी हैं हमारे, देखो मनीष जी एकदम बहुत खुश हैं, एकदम है, मजा आ गया सर बोल रहे। हाँ मनीष जी, अच्छा लगा आपको? जी सर। जी सर। कौन सा नया चीज सवाल सीखने में मिला आपको इससे? जी सर, बहुत। अच्छा, सब सभी कुछ नया लगा आपको? ओके। हाँ शेखर जी, आपको कौन सा सवाल एक नया सीखने मिला आज के सेशन से? हाँ वही सर, एग्जाम जो सीनियर सिटीजन को जो एग्जाम्प्टेड दिया है टैक्स रिटर्न में, वही वो अच्छा नया चीज सीखने को मिला। नया चीज सीखने मिला। और सर इसमें ये कौन सा था सर, प्रोफेशनल टैक्स एनुअली जो डिडक्शन होता है एवरी ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच से? प्रोफेशनल टैक्स होता है ना, प्रोफेशनल टैक्स जो है डिडक्शन होता है, तो वो एनुअली जो है 2,500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स होगा पर ब्रांच, क्लब सोसाइटी तो के लिए। ये सर जो आउटसोर्सिंग वाला जो बताएं, उसमें तो कंकरेंट ऑडिटर जो हमारे बैंक में आते हैं,
वो भी इंक्लूड हो जाएंगे हमारे बैंक के? हाँ हाँ, उसके लिए भी इंक्लूड हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग जो है ना, आउटसोर्सिंग में जैसे ट्रेनिंग वाला पूछ लिया है, तो ट्रेनिंग के लिए पूछ किया है। आउटसोर्सिंग में देख लीजिएगा जरा क्या होगा आपके यहाँ। ट्रेनिंग में ही आउटसोर्सिंग करते हैं, और कौन कौन से आउटसोर्सिंग करते हैं बैंक में? रिकवरी एजेंट भी है क्या? कंकरेंट है सर। हाँ Concurrent है? अभी रिटेल में आया है एजेंसी, 5 एजेंसी अभी हायर किए गए हैं रिटेल के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ ये ना, ये ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। जब ऐसे सवाल आया है तो हो सकता है उसी टाइप का सवाल आपके पास आ जाएगा, ये है। बाकी तो कॉन्करेंट ऑडिट का तो आप देखते ही होंगे। हाँ जी विजय जी, आपको क्या नया मिला सीखने? विजय रजक जी हैं, चले गए? हाँ सर। हाँ है सर। अच्छा आया? हाँ आज सर एक नया था आपका, स्केल 1 का जो पावर पूछा गया था, हाँ। नॉन लैंडिंग पावर हम्म। स्टेशनरी में, वो सर अच्छा था। ओके। वो जो अच्छा लैंडिंग में, और हाँ एक और भी नया मिला होगा ना, जिसमें वो पर ग्रुप का केसीसी वाला जो है, ये हाँ हमारे हाँ एक और भी मिला होगा जो सम इंश्योर्ड क्या है, जेएलजी का क्रिटिकल। सर। हाँ, क्रिटिकल इलनेस वाला जो है वो भी नया होगा। क्रिटिकल इलनेस में कितना सम इंश्योर्ड है, कितना रुपये कटता है, एचआर हाँ पॉलिसी जो हाँ है वो। और ये हाँ, हम लोग का राजू, बैंक का पता नहीं सर। हाँ प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहे हैं वो भी, कि प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल में दो तरह के टैक्स होते हैं ना राजू जी। एक इनकम टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है, एक प्रोफेशनल टैक्स होता है। प्रोफेशनल टैक्स ऐसा होता है कि जो कोई क्लब संस्था जो जिस जगह बिजनेस करता है ना, बिजनेस करता है तो पर ब्रांच टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। तो वो पर ब्रांच जो टैक्स है वो 2,500 रुपये है। प्रोफेशनल टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स है जो राज्य सरकार लगाती है। अगर आप कहीं बिजनेस करते हो तो प्रोफेशनल टैक्स लगाती है, उसका है पर ब्रांच 250 रुपये। एम्प्लॉय से भी तो लिया जाता है ना सर प्रोफेशनल टैक्स? एम्प्लॉय से भी लिया जाता है, अगर वो प्रोफेशनल टैक्स करेगा तो एम्प्लॉय से भी लिया जाता है ना। थोड़ा और एक बार टैक्स वाले पे जाके गूगल करके एक बार देख लीजिएगा प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, है ना। बाकी यहाँ पर तो उनके पॉलिसीज में लिखा हुआ है वो 2,500 रुपये का, है ना। उसमें प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल में इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कितने रुपए के कम इनकम तक के होते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है ना आय का। जैसे आंध्र प्रदेश में है तो 15,000 से कम है। इसमें अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है ना। तो वो स्टेट द्वारा लगाया जाता है इसीलिए। तो चलिए, तो और आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है ना। और आपके सेशन में आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। जरा क्या बोलते हैं, जेएलजी वाला बता दीजिए। हाँ, जेएलजी वाला क्या है कि अगर किसी जेएलजी ग्रुप में मेंबर हैं तो उनको किसान क्रेडिट कार्ड देंगे तो कितना मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, मैक्सिमम ये बात कही गई है। तो 50,000 है डीपीजीबी में। अलग अलग बैंक में अलग अलग कह रहे हैं। तो ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, है ना। थोड़ा अभी आप कॉन्फिडेंस आ गया होगा, है ना राजू नैन जी। ऐसे ही हाँ सर सवाल जरूर। आएंगे, लेकिन खेल फिर भी होगा। खेल कठिन होगा, आसान तो नहीं है, क्योंकि 10 सवाल आपके में भी नए आ जाएंगे। क्योंकि अभी जो 20 सवाल और बचे हैं, मैं कल जब डिस्कस करूंगा तो आपसे बताऊंगा। क्योंकि 15 सवाल तो और हैं, तो हम उसको बना के डिस्कस कर लेंगे। आपके पूरे स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और हिंदी के बारे में भी पूछेंगे, हिंदी कैसे हुआ, तो कल साथियों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए, चूंकि 12 साढ़े 12 से ऊपर हो गए हैं, तो आपसे विदा लेते हैं। एक रात्रि विश्राम करिए और फिर नए दौर के लिए तैयार हो जाइए। नए सुबह आपका इंतजार करेगा, और फिर आप बैंक का कार्य भी करिए और सीखने के लिए तैयार भी रहिए। तो आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट।